हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक है और आज मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा रेफरेंस जो रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने साथ एक रजिस्टर और पेन जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप अपनी कॉपी में लिख सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम सेल चैप्टर, जो कि बहुत एक अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सेल चैप्टर को। तो सेल बेसिकली है क्या? सेल का डेफिनेशन है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, सांस ले पा रहा है, जी पा रहा है, तो उसकी बॉडी में सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होगी वो कौन सी होगी? सेल होगी। कौन सी होगी? सेल होगी। और यही सेल की डेफिनेशन होती है। दैट इज इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी बॉडी में एक लाइफ, जान पैदा करने के लिए, शक्ति पैदा करने के लिए जो बेसिक चीज है वो सेल होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक घर जो है, उसको बनाने के लिए बहुत सारी ब्रिक्स लगती हैं, ईंट लगती हैं। तो वो ईंट क्या हो गई? वो ईंट जो है उस घर के लिए क्या हो गई? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गई। ऐसी बहुत सारी ईंटें जब बड़ मिल चिपक चिपक के क्या बना देती है? घर बना देती हैं। उसी तरह बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं? एक लाइफ को जन्म दे देते हैं। यही सेल की डेफिनेशन होती है। उसके बाद ऑल लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इसका क्या मतलब हुआ? चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, यदि वो लिविंग है, यदि वो सांस ले पा रहा है, जिंदा है वो, तो इसका मतलब वो सेल से बन रखा है। ये रूल है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गई, या फिर काऊ हो गई, गाय, या फिर बंदर हो गया, मछली हो गई, या फिर क्या कहते हैं, आपका कोई भी बड़ा सा पौधा हो गया, आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका मतलब ये किससे बन रखे हैं? सेल्स से बन रखे हैं। ये इस लाइन का मतलब है। ओके। और उसके बाद ये नीचे लास्ट लाइन क्या लिखी है कि सेल इज नेसेसरी टू डिफाइन वाइटलिटी। और वाइटलिटी का मतलब क्या है? लाइफ। क्या है? लाइफ। That is, anything less than complete structure of cell like atom will not ensure independent life. इसका मतलब क्या है कि यदि कोई चीज एटम से, एटम अगर किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट है, तो वो चीज कभी भी इंडिपेंडेंटली लाइफ नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकती एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अपने समझिए कि आपके पास एक कांच का गिलास है, ये स्टील का गिलास है, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, वो होती है एटम। क्या होती है? एटम होती है। तो इसलिए जो कांच का गिलास है, ये स्टील का गिलास है, वो लिविंग नहीं रहता है कभी भी, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यदि कोई भी चीज की बेसिक यूनिट सेल नहीं होगी, सबसे छोटी यूनिट सेल नहीं होगी, तो वो जो चीज है वो नॉन लिविंग बोली जाएगी, वो लिविंग नहीं बोली जाएगी। अगर किसी चीज को आपको लिविंग बोलना है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को, फिश को, मॉस्किटो को, मैंगो के ट्री को, नीम के पेड़ को, तो इनकी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। और अगर किसी भी चीज की बेसिक यूनिट एटम होगी, तो वो क्या हो जाएंगी? वो सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगी। जैसे कि एक ग्लास हो गया, एक ब्रश हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऐसे। ओके। अब आइए चलिए पढ़ते हैं हम हिस्ट्री। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, हिस्ट्री सबको ही मुश्किल लगती है, पर क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एमसीक्यूज निकालने हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में, अच्छी रैंक लानी है फर्स्ट टाइम में, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट मैंने आपके लिए एक अच्छा काम ये किया है कि मैंने ये सारे के सारा आपको एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया है, जिसकी वजह से आपको बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। आप सिर्फ ये याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं साइंटिस्ट से। हमारा सबसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। और इसने क्या डिस्कवर किया था? सेल। क्या डिस्कवर किया था? सेल। और एक एडिशनल पॉइंट बताना है कि इसने जो डिस्कवर किए थे सेल, वो उस समय डेड सेल्स थे। किसके? कॉर्क कैम्बियम के। किसके डेड सेल्स थे वो? कॉर्क कैम्बियम के। उसके बाद हमारा दूसरा साइंटिस्ट आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को। आप याद भी रख सकते हैं, इसके लास्ट में एन लगा हुआ है, तो एन से न्यूक्लियस होता है, तो आप याद रख सकते हैं कि जहां ब्राउन है वो न्यूक्लियस है। उसके बाद एंटन वॉन ल्यूनहॉक आ जाता है। इसने क्या डिस्कवर किया था? इसने लाइव सेल डिस्कवर किया था। तो अभी आप सोचेंगे कि सर पहले तो आप बोल रहे थे कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किए,
और फिर एकदम से ल्यूनहॉक के आगे यहाँ पे लाइव सेल लिखा है। तो असली बात क्या है? तो असली बात ये है कि जब भी क्वेश्चन में सेल लिखा आएगा या डेड सेल्स लिखा आएगा, तब आपको रॉबर्ट हुक पिक करना है। और अगर लाइव सेल लिखा आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ल्यूनहॉक पिक करना है। ठीक है? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किए थे वो डेड सेल्स थे। ठीक है? और सबसे पहले सेल भी किसने डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक ने। पर सबसे पहला लाइव सेल किसने डिस्कवर किया था? ल्यूनहॉक ने किया था। ओके, आप याद भी रख सकते हैं, एल फॉर ल्यूनहॉक और एल फॉर लाइव सेल। ओके, उसके बाद आता है श्लिडन। श्लिडन के यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है 1838। इसका मतलब इसने ये जो डिस्कवरी की थी वो 1838 में की थी। और आपको ये ईयर भी याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, क्योंकि एमसीक्यू कभी भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो श्लिडन ने क्या डिस्कवर किया था? श्लिडन ने बोला था कि प्लांट्स जो हैं वो टिश्यूज से बन रखे हैं और टिश्यूज जो है वो सेल्स से बन रखे हैं। ये लाइन श्लिडन ने बोली थी, जो कि आपको याद रखनी है कि प्लांट्स की बॉडी किससे बन रखी है? सेल्स से अल्टीमेटली। और इसके बारे में एडिशनल पॉइंट क्या है कि ये जर्मन बॉटनिस्ट था और इसने सेल थ्योरी दी थी। तो जर्मन बॉटनिस्ट तो आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इसने प्लांट्स के बारे में बोला था, इसलिए ये बॉटनिस्ट हो गया। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और इसने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसने किसके साथ मिलके दी थी? श्वान के साथ मिलके दी थी। किसके साथ मिलके दी थी? श्वान के साथ। अब हम बात करते हैं श्वान की। श्वान ने जो डिस्कवरी करी थी वो कब करी थी? 1839 में। ओके, कब करी थी? 1839 में। और इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स में पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और दूसरी बात इसने बोली थी कि सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, इसने क्या बोला था कि सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। आप आगे पढ़ेंगे कि सेल वॉल और ऑर्गेनिजम्स में भी मिलती है। पर इसने क्या बोला था? इसने सिर्फ ये बोला था कि प्लांट्स में सेल वॉल मिलती है, क्योंकि इसने और ऑर्गेनिजम्स को देखा ही नहीं होगा, जैसे कि प्रोकैरियोट्स को देखा ही नहीं होगा। तो इसने बोला कि प्लांट्स में ही सिर्फ सेल वॉल मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और किसी में सेल वॉल नहीं मिलती है। औरों में भी सेल वॉल मिलती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। पर श्वान ने क्या पॉइंट बोला था? श्वान ने सिर्फ ये बताया था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है। ओके, और ये क्या था? अब श्लिडन जब हमारा बॉटनिस्ट था, तो अब हमारे को जूलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो श्वान को आप कर दीजिए कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। श्वान क्या था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। और इसने भी क्या दिया था? ये पॉइंट्स तो बताए ही थे इसने, साथ ही इसने सेल थ्योरी भी दी थी, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। श्लिडन के साथ मिलके दी थी इसने सेल थ्योरी। उसके बाद हमारा एक साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ विर्को, जिसने 1855 में बोला था कि ओमनी सेलुला ए सेलुला। क्या बोला था रुडोल्फ विर्को ने 1855 में? ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब जो हमारी बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं, तो वो जो बनते हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। ठीक है, कहां से बनते हैं? वो पुराने सेल्स से बनते हैं। और उसी को ही ओमनी सेलुला ए सेलुला बोला जाता है। ओके, और इसकी एक खास बात और क्या है कि इसने जो श्लिडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी मिलकर, उसको मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ विर्को ने। ठीक है, अब ये आपको पिक्चर्स याद रखनी है। कभी कभार एमसीक्यू के बारे में पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये साइंटिस्ट कौन है। तो आप याद रखिए, जो ये है काले कोट में, ये रॉबर्ट हुक है। ठीक है, ये क्या है? रॉबर्ट हुक है। और ये जो है आपका घुंघराले बाल वाला, ये ल्यूनहॉक है। ठीक है, ल्यूनहॉक ने क्या डिस्कवर किया था? लाइव सेल। और अगर ये फोटो आएगा तो इसने क्या डिस्कवर किया था? ये रॉबर्ट हुक है, सेल या फिर डेड सेल इसने डिस्कवर किया। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर के बारे में। तो यूनि का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको सबको पता है, वन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हो गया? जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा, वो ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। कितनी आसान सी डेफिनेशन है ना? तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जो कि क्या है? एक ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? ग्रीन एल्गी है। और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बहुत एग्जांपल हैं, पर वो आपको
जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता लगेंगे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 एग्जांपल्स रखे हैं, ठीक है? उसके बाद मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है बहुत सारे, मल्टी के आगे क्या लिखा है मैंने? बहुत सारे। तो अब आप डेफिनेशन आसानी से बना पाएंगे। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। है ना कितना इजी? तो इसके एग्जांपल्स क्या है? इसके भी बहुत एग्जांपल्स हैं, पर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। एक तो है आपका स्पाइरोगायरा, ये क्या है? ये भी ग्रीन एल्गी है। तो इसका मतलब ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, और ग्रीन एल्गी मल्टीसेलुलर भी हो सकती है जैसे कि स्पाइरोगायरा। ओके। उसके बाद बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, फंस फंस और बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एक बात आपको एमसीक्यू के लिए क्या याद रखनी है कि फंस क्या है? फंस एक ब्रायोफाइट्स है। क्या है? ब्रायोफाइट्स है। ओके। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज, उसके बाद मैंने यहाँ एमसीक्यू लिखा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है हु आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एक ही सेल अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना जानता है और एसेंशियल फंक्शन उसी सेल के अंदर हो सकते हैं जिंदा रहने के लिए, तो उस सेल को ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल अमीबा ले लीजिए, क्लेमाइडोमोनास ले लीजिए। ओके। उसके बाद जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, 2-3 बारी मैंने पहले बोला पिछले टेबल में, सेल थ्योरी सेल थ्योरी सेल थ्योरी। तो ये है क्या सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी बहुत ही अच्छी से है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रीडन और श्वान ने मिलके दी थी। और इन्होंने क्या बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसान हो गए, बंदर हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, मछली हो गई, नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, अगर वो लिविंग है तो उनकी बॉडी सेल्स से बन रखी है। ये बात किसने बोली थी? श्रीडन और श्वान ने बोली थी। और फिर रुडोल्फ विर्को जी आ गए, जिन्होंने दूसरा पॉइंट दे दिया, और उसका नाम था ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया। उसका मतलब क्या था कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। ये रुडोल्फ विर्को ने पुरानी सेल थ्योरी में ऐड कर दिया था पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपको टिक करना है श्रीडन और श्वान ने। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने बोली करी थी, तो आपको टिक करना है रुडोल्फ विर्को को, ठीक है। ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रुडोल्फ विर्को, ये आपको पिक्चर देख लीजिए, कभी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा साइंटिस्ट है, तो जिसको बहुत सारी दाढ़ी है, वो आपको याद रखना है कि वो रुडोल्फ विर्को है। ओके, याद रखने आपको। उसके बाद सेल साइजेस के बारे में, ये भी बड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, पर क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू तो यहीं से ही बनता है, इसलिए याद करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वक्त को ना खराब करते हुए। सबसे पहला सेल है हमारा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा का सेल साइज कितना होता है? 0.3 म्यूकोमीटर। कितना होता है? 0.3 म्यूकोमीटर। और इनके बारे में हमारे को क्या बोलना है कि ये स्मॉलेस्ट सेल्स है, मतलब कि सबसे छोटे सेल्स जो कि लाइव होते हैं, वो कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा के हैं। ठीक है, किसके हैं? माइकोप्लाज्मा के हैं। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 से 5 म्यूकोमीटर स्लैश 1 से 2 म्यूकोमीटर। तो क्या है इसका मतलब? तो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में एक जगह 3 से 5 म्यूकोमीटर लिखा है और एक जगह 1 से 2 म्यूकोमीटर लिखा है। तो अगर दोनों ऑप्शंस रहेंगे तब तो आपको 3 से 5 म्यूकोमीटर को टिक करना है। और अगर इनमें से एक ऑप्शन रहता है, दूसरा नहीं रहता है, तो उसको टिक कर देना है। ठीक है? मतलब कि अगर एक क्वेश्चन में 3 से 5 म्यूकोमीटर दे रखा है और बाकी कुछ भी ऑप्शंस दे रखे हैं और 1 से 2 नहीं दे रखा है, तो 3 से 5 टिक हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन में 1 से 2 दे रखा है और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं पर 3 से 5 नहीं दे रखा है, तो 1 से 2 को टिक कर देना है। पर अगर किसी क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं, तो आपको 3 से 5 को टिक करना है। ठीक है? तो बैक्टीरिया का अल्टीमेटली साइज कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके बाद वायरसेस, वायरसेस का साइज क्या होता है? 0.02 से 0.2 म्यूकोमीटर। ठीक है, कितना होता है? 0.02 से 0. म्यूकोमीटर, 2 म्यूकोमीटर। अब आप कहोगे कि सर माइकोप्लाज्मा का तो 0.3 था और इसका 0.2 है, फिर भी आपने स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा को क्यों लिखा है? उसका आंसर है कि वायरसेस को लिविंग सेल्स नहीं माना जाता है। ठीक है, उसका आंसर क्या है?
वायरसेस को सेल्स नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी स्मॉलेस्ट सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्वेश्चन आएगा, तब आपको माइकोप्लाज्मा को ही टिक करना है, वायरसेस को नहीं टिक करना है। और अगर आपको बोला जाएगा कि सबसे छोटा क्या है, आगे ऑर्गेनिज्म वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तब आप वायरसेस को टिक कर सकते हैं। ओके। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स, ये कितने होते हैं? 10 से 20 म्यूकोमीटर होते हैं। ह्यूमन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का साइज कितना होता है? 7 म्यूकोमीटर। और इनके बारे में खास बात क्या बतानी है कि इनकी शेप जो होती है बाइकॉनकेव होती है। याद रखिएगा क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद नर्व सेल्स के बारे में बात करेंगे। इनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। इनके बारे में खास बात क्या है कि ह्यूमन बॉडी के ये सबसे लंबे सेल्स होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल्स। ओके। उसके बाद पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स फुल फॉर्म है। और ये क्या है? ये एक तरह के माइकोप्लाज्मा ही है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सेल्स होते हैं। उसमें भी यदि पूछते हैं कि सबसे छोटे कौन से होते हैं, तो आपको टिक करना है पीपीएलओ, क्योंकि पीपीएलओ भी एक तरह के माइकोप्लाज्मा ही है। और इनका साइज कितना होता है? 0.1 म्यूकोएम। ठीक है, कितना होता है? 0.1 म्यूकोएम। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में बोलेंगे कि इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होती है, जैसे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है। और खास बात क्या है इनकी कि यदि ब्लड सेल्स की बात करी जाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, तो उनमें सबसे छोटे जो होते हैं वो आपके प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे छोटे कौन से होते हैं? प्लेटलेट्स, स्मॉलेस्ट सेल्स अमंग ब्लड सेल्स। ये आपको याद रखना है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। इनके बारे में बोलना है कि इनकी शेप जो होती है एमोइबाइड शेप होती है। मतलब कि जैसे अमीबा होता है ना, वैसे ही डब्ल्यूबीसी सेल्स की शेप होती है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद स्पर्म्स की बात करेंगे। स्पर्म्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और ये से मेल में पाए जाते हैं। ठीक है। किसमें पाए जाते हैं? मेल जेंडर में पाए जाते हैं। और ये स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और एक बात और जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी है, वो ये है कि लार्जेस्ट सेल अगर आपसे पूछ लेते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो उसका आंसर है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। क्या है? ऑस्ट्रिच एग। OSTRICH एग। ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो एक सबसे बड़ा सेल होता है। एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है, तो वो भी आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। तो हमारा एक पहला पार्ट खत्म होता है यहीं पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हैं या क्वायरीज हैं, वो अपना कमेंट जरूर लिखें। आई वुड लाइक टू सॉल्व इट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। और यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।